सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आफ्ताब सईद और आप देख रहे हैं बोलो जनाब। हुकूमत हमारी पसंद की पार्टी की हो या नापसंद पार्टी की, इकॉनमी और बिजली क्राइसिस दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमा वक्त हम सब पर असरअंदाज होती हैं। बिजली क्राइसिस चाहे महंगे बिलों की शक्ल में हो या फिर लोड शेडिंग की शक्ल में, हमें बहुत अरसे से डराया जा रहा है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पर है। जिसकी भी हुकूमत होती है वो हर थोड़े दिन बाद आकर मुबारकबाद पेश करता है कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। डिफ़ॉल्ट होने का मतलब क्या है? एज़ वी स्पीक इस वक्त पाकिस्तान की एक टीम चाइना में है और मुज़ाकरात हो रहे हैं कि हमारी IPPs के साथ जो डील्स हैं उनको रीनिगोशिएट किया जाए। अगर तो डिफ़ॉल्ट करने का मतलब ये है कि हम अपने इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर नहीं कर सकते, तो फिर ये कौन सा डिफ़ॉल्ट है जो कि हमने होना है? क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। अभी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रीनिगोशिएट हो रहे हैं उससे अगर हमें फौरी तौर पर कुछ फ़ायदा हो भी जाए तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आइंदा के बाद कोई हमारे यहाँ जो एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा? क्या 5-7 साल के बाद ये मुल्क ऐसा अंधेरों में डूबेगा कि उसको निकलने के लिए हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा? ये सारे वो सवालात हैं जिनके जवाब अगर आज हमने ना तलाश किए तो फिर हम एक ऐसे सरप्राइज़ में फंसेंगे जिसका हमारे पास कोई हल नहीं होगा। हमारे पास आज गेस्ट हैं डॉक्टर फ़हद अली, ITU में डीन रह चुके हैं, HOD रह चुके हैं, आजकल लम्स में पढ़ाते हैं, माहिर मईशत हैं। उनके साथ हैं अता अली मलिक, फाइनेंस और एनर्जी स्पेशलिस्ट हैं, CMC के पार्टनर हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। वैसे तो हमारी जो ऑडियंस है ना वो बड़ी उतावली होती है, वो कहते हैं कि जी सीधा सीधा सलूशन बताओ और आगे चलो। लेकिन हम जो सलूशन आज प्रपोज़ करेंगे, जो कि हम ज़रूर करेंगे, उसको बैक करने के लिए कि ये हम सलूशन क्यों दे रहे हैं थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। सो आपसे शुरू करते हैं अता अली कि आपके ख़्याल में ये 2-4 बरस की बात तो नहीं है कि ये जो हमारे आखिरी IPP कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं उन्हीं के अंदर कोई मसला था? ये कम से कम कोई निस्फ सदी का किस्सा लग रहा है, तो ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ये है क्या? अच्छा, एक तो मतलब किसी हद तक ये जो हमारे बिल्कुल रीसेंट वाले कॉन्ट्रैक्ट थे वो ज़्यादा बड़ी वजह है इस वक्त कि हम इस मसले में हैं। जो 2014 के बाद के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो काफ़ी साइजेबल पोर्शन है इस वक्त आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स का और उसका, बट मसला हमारा वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उससे पुराना है। अच्छा, हमारे यहाँ बेसिकली जो पावर जनरेशन थी वो क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर तकरीबन स्टेट ने उसको कंट्रोल किया था, पावर जनरेशन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, ट्रांसमिशन भी। फिर हमने एक इंडस बेसिन ट्रीटी कर दी, उसके मेरिट डीमेरिट में हम नहीं जाते, बट उसकी वजह से ये हुआ कि हम एलिजिबल थे वर्ल्ड बैंक की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लोन्स के और बेसिकली कुछ ग्रांट्स वगैरह के जो इस्तेमाल होनी थी 2 या 3 बड़े डैम बनाने के लिए। जब वो डैम बने तो उसके साथ हाइडल पावर भी थी। हमारी इकॉनमी उस वक्त छोटी थी, हाइडल पावर के बारे में सोचा गया कि ये हमारी उस वक्त की बिजली की ज़रूरतें हैं। और फ्रैंकली हमारा तो बेसिकली क्योंकि हम एक कॉलोनियल स्टेट हैं तो हमारे यहाँ तो इस चीज़ का रिवाज भी नहीं था कि गाँव में बिजली देनी चाहिए। सो बेसिकली वो जिस तरह अंग्रेज़ ने कॉलोनियल एरा में सिर्फ सेटल्ड एरियाज़ को, इस्टेब्लिश्ड एरियाज़ को, शहरों को, ट्रेड और डिफेंस रूट्स को, इन्हीं को मतलब सिविक सर्विसेज पहुंचाई, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया हुआ था। तो हमारे यहाँ भी बेसिकली को तकरीबन 1975-76 तक तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन था। 70-75 तक तो ये बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन था कि जी आप ये चीज़ें पाकिस्तान के बड़े शहरों से या इंडस्ट्रियल स्टेट से बाहर भी लोगों का हक है। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-3 चीज़ें हुई। एक तो सीधी सी चीज़ ये हुई कि हमारे यहाँ मतलब 70 में 71 में मतलब जिस तरह भी बट टू बिगिन विद 1 मैन 1 वोट वाला सिस्टम आ गया। जब 1 मैन 1 वोट वाला सिस्टम आ गया इसका मतलब ये कि अगर आपने हुकूमत लेने के लिए किसी के पास जाना है तो आपको उसको कोई ना कोई सर्विस डिलीवरी देनी। दूसरी चीज़ ये हुई कि यही वो टाइम था जब
बेसिकली मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में ऑयल बूम की वजह से बेशुमार नौकरियां खुली और पाकिस्तान से उस वक्त की हुकूमत ने एक पॉलिसी के तहत उन मुल्कों के साथ यूएई, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, लिबिया, यहाँ से बहुत से लोग काम करने वहाँ गए। अब जब ये वो लोग वहाँ काम करने गए तो उनका एक्सपोजर बेसिकली एक नई दुनिया के साथ हुआ, तो एक्सपेक्टेशन सेट भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता 70s में 80s में ये चीज़ सीप इन करना शुरू हुई। बाय द टाइम 90s आया, 90s में दुनिया में काफ़ी चीज़ें चेंज होना शुरू हुई थी। मतलब एक तो सोवियत ब्लॉक गिर गया था, तो वो जो एक कन्फ्यूजन थी कि जी कौन सा माशी निज़ाम होगा दुनिया में, वो वाली कन्फ्यूजन किसी हद तक सॉर्ट हो गई थी। मतलब ये अब चॉइसेस दो ही थी, या यूरोपियन स्टाइल सोशलिज्म था या आउटराइट वेस्टर्न कैपिटलिज्म था। बाकी वो तीसरा ऑप्शन जो था वो टेबल से उठ के कहीं ना कहीं मतलब 91 के बाद वो ख़त्म हो चुका था। अच्छा, 93 में हमारे पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुकूमत ने ये चीज़ रियलाइज़ की और उसमें पॉलिटिकल डायमेंशंस भी थी। और दूसरी ये भी बात बड़ी सीधी सी है कि अगर आप मतलब 20वीं सदी के एंड पे और 21वीं सदी के शुरू में आप मतलब एनर्जी को अपने मैसेज में आम नहीं कर रहे हैं, तो आप तो इफ़ेक्टिवली अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल ही लूज़ कर देंगे। मतलब एक ऐसा ये वो वाला एरा है, अगर आपको याद हो जब कंप्यूटर इंटरनेट आ रहे थे, मोबाइल फ़ोन आ रहे थे, तो ये और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए एक्सपोर्ट की, नई मार्केट्स की खुल रही थी। तो उस टाइम पे अगर आप बेसिकली ये ना करते तो आप वैसे ही पीछे रह जाते। मतलब अगर आप देखें तो मतलब वो चाइना की रिफॉर्म्स हैं वो भी मतलब इसी उसके प्लस माइनस 5-7 साल के पीरियड में शुरू हुई। इंडिया ने भी उसी टाइम पे रिफॉर्म करना शुरू किया, पाकिस्तान में भी। तो उस वक्त हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि जी हम पाकिस्तान के हर देहात को गालिबन 2000 तक, सन 2000 तक बिजली पहुंचाएंगे। और बिजली आपको अगर ये मतलब आप तो खैर बहुत जवान आदमी हैं, बट उस वक्त कि इवन लाहौर शहर में भी गर्मियों में को 10-12 घंटे की लोड शेडिंग कम से कम वो मामूल होता था। अगर किसी दिन कोई तेज़ बारिश हो गई है तो आपकी 2-3 दिन के लिए बिजली भी चली गई है अक्सर इलाकों में, तो वो कोई इतनी हैरत की बात नहीं थी। और हम बात कर रहे हैं लाहौर की, जो बेसिकली पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है, मतलब 2 या 3 अर्बन सेंटर हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक ही है। तो वो उसमें फिर ज़रूरत ये भी थी कि अच्छा जी हम अब पावर जनरेशन की तरफ जाएँ। अच्छा, पावर जनरेशन के लिए उस वक्त की हुकूमत ने एक पॉलिसी मुतारिफ़ कराई, और वो पॉलिसी जिसको हम इस वक्त IPPs के नाम से जानते हैं। अब IPPs की पॉलिसी बेसिकली ये थी कि आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स को, जो दुनिया में बिजली की बड़ी कंपनियां हैं, इनको आप पाकिस्तान में लेके आएंगे और इनको आप पाकिस्तान में ला के इनसे कहेंगे कि जी आप पाकिस्तान के पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। उसकी 2 वजूहत थी। एक वजह तो उसकी ये थी कि ये कंपनियों का एक्सपीरियंस तजर्बा है, मतलब हांगकांग में, UK में, यूरोप में, साउथ ईस्ट एशिया में ये कंपनियाँ इस तरह के प्रोडक्ट्स कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि बेहतर है कि आप एक नई एवेन्यू खोल रहे हैं तो आप उन लोगों के साथ। और दूसरी उसकी बड़ी वजह ये थी फ्रैंकली कि बिजली जो है ये एक कैपिटल इंटेंसिव काम है, इसके लिए पहले पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, और वो पैसों की कैपेसिटी आपके पाकिस्तान के पास बैंकिंग सेक्टर में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और मोर इम्पोर्टेंटली अगर वैसे तो मतलब अगर रुपी टर्म्स में भी देखा जाए तो आपका बैंकिंग सेक्टर जो है वो शायद मतलब इस स्केल की अंडरटेकिंग को अफोर्ड ना कर सकता। बट ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि क्योंकि मतलब ज़ाहिर सी बात है, ना पावर प्लांट आप बनाते हैं, ना उसका रॉ मटेरियल आपके पास है, जो फ्यूल वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारा का सारा कुछ बेसिकली रिक्वायर्स फॉरेक्स। और हम एक फॉरेक्स सिनेमिक मुल्क थे तब भी और अभी भी हैं। तो इसलिए बेसिकली ये फ़ैसला हुआ कि जी आप इन कंपनियों को अब जब आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी कंपनी को इनकरेज करना चाहेंगे तो आप उसको इंश्योर करेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। हाँ, मतलब ज़ाहिर सी बात है, मतलब अगर मतलब मेरे पास पैसे पड़े हैं तो मैं अमेरिका में बैठा हूँ तो या UK में बैठा हूँ, तो पाकिस्तान फ्रैंकली मेरे रडार पे कहीं ना होने के बराबर होगा। और वो भी स्पेशली मतलब जब आप इस तरह की अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं जहाँ 1 अरब के या 800 मिलियन के या 1.5 अरब के, या अगर मुझे याद पड़ता है उस वक्त वो हांगकांग के एक बिलियनियर है गॉर्डन वू,
वो 5 बिलियन की अंडरटेकिंग के साथ आए थे कि वो थर को डेवलप करेंगे। तो इस स्केल की इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टर है वो फ्रैंकली पाकिस्तान तो उसके रडार पे अनलेस एंड अनटिल कि आप उसको कोई ऐसा इंटाइसमेंट दें कि वो कहे कि हाँ जी मैं आऊँगा। अच्छा, वो फिर ये हुआ कि ये कंपनियाँ पाकिस्तान में आईं। इनमें से कुछ कंपनियों ने पाकिस्तान में एक या 2 कंपनियों ने पाकिस्तान में पावर प्लांट भी सेटअप किए, लेकिन उस दौरान में फिर जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि हुकूमत बदल गई और जिस हुकूमत की पॉलिसी थी वो दूसरों ने बेसिकली उस हुकूमत को टारगेट करना शुरू कर दिया कि जी बेसिकली ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, इसके बाद फिर मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आ गई। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब ने आके, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो कैपको बेसिकली उस वक्त एक ब्रिटिश कंपनी से जो ऑपरेट कर रही थी और उसके जीएम को उन्होंने बंद कर दिया और ब्रिटेन ने अंदर कर दिया कि जी ये करप्शन है, इसके अंदर कोई किकबैक्स हैं। अच्छा, जब ये चीज़ हुई तो एक तो जितने भी इन्वेस्टर थे वो सारे के सारे पीछे चले गए। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी ये मैं नहीं होने दूँगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ही गलत है, ये नहीं होने चाहिए और इनको बंद किया जाए। और दूसरा ये भी हुआ कि जब वो जीएम अंदर कर दिया, बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, डिप्लोमेटिकली बहुत प्रेशर पड़ा, अल्टीमेटली आपको महीने के अंदर उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन उससे सिग्नल बेसिकली ये गया कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री वेयर यू शुड इन्वेस्ट। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर डॉक्टर फादरी से भी पूछें कि ये मेरे ख्याल में कहानी वहीं जा रही है कि हर नई हुकूमत आती है, वो पिछले हुकूमत के जितने प्रोजेक्ट्स होती हैं उस पर वो कहते हैं कि करप्शन हुई थी, हम इनको नहीं चलने देंगे। ज़ाहिर नेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनको नहीं ऑनर किया गया। दोबारा जब उनको इंगेज करने की कोशिश की गई, मतलब दोबारा जब बिडिंग हुई तो मुझे याद है मुशर्रफ दौर साहब में हुई और किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया। हाँ जी, ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हमें अता साहब बता रहे थे कि जो 94 की पावर पॉलिसी आई थी उसमें 2 किस्म के प्रोसेसेस हो सकते थे कि टैरिफ किस तरह से डिटरमिन करना। एक ये था कि टैरिफ डिटरमिन करके हुकूमत जो है वो बता देगी और कहेगी कितना टैरिफ है। उस टैरिफ के अंदर बहुत सारे सेफगार्ड्स रखे गए थे क्योंकि ये डेट का कंपोनेंट जिस तरह बहुत ज़्यादा आया, इक्विटी का कंपोनेंट है, डेट का कंपोनेंट है, डेट को वापस करना है, तो वो फ्रंट लोडेड कॉन्ट्रैक्ट थे। पहले 10-15 सालों के अंदर वो सारा का सारा डेट वापस करना था। फिर ये था कि उनके अंदर इन्फ्लेशन की चूँकि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी थे उस वक्त भी, तो इन्फ्लेशन के उससे प्रोटेक्ट कैसे करना है, फिर यूएस के अंदर इन्फ्लेशन है उससे कैसे प्रोटेक्ट करना है, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के कंपोनेंट्स थे। तो इन्होंने तो ये जो टैरिफ्स और दूसरा ऑप्शन था उसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया गया। लेकिन जब ये सारा प्रोसेस हो गया और ये सारी कंट्रोवर्सी उसके अंदर निकल आई तो फिर जो वर्ल्ड बैंक जो था इसके अंदर काफ़ी कलीदी तौर पे इन्वॉल्व था इस सारे प्रोसेस के अंदर, उनका एक बहुत अहम रोल था इस सब चीज़ के अंदर। तो उन्होंने भी अपना इंटरनल रिव्यू किया कि हमें करना ये चाहिए था कि हम ओपन बिडिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स करते जिसमें टैरिफ डिटर्मिनेशन जो है वो हुकूमत करके नहीं दे रही, बल्कि हम इनको एक जिसमें गारंटीड प्रॉफिट हो, गारंटीड और नो रिस्क इन्वेस्टमेंट बन जाए, बल्कि हमें करना ये चाहिए था कि हम कंपनियों से कहते हैं कि वो टैरिफ को बिड करें और फिर हुकूमत जो लोएस्ट टैरिफ के से चलती कि सबसे जो लोअर मोस्ट टैरिफ है उसको पहले एक्सेप्ट करती, फिर उससे ऊपर वाला एक्सपेक्ट करती, ताकि आपकी कॉस्ट ऑफ जो जनरेशन है वो कम से कम रहे और ये तो ये हमने 2002 के अंदर जो पावर पॉलिसी आई थी जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर, उसमें हमने ये ओपन बिडिंग का प्रोसेस इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की थी। लेकिन उसके अंदर कोई खातिर खा इन्वेस्टमेंट नहीं आई थी क्योंकि जो इन्वेस्टर था उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा शेक हो गया था ना। जिस तरह हमें अता अली साहब ने बताया कि हमने वो एक ब्रिटिश सिटीज़न को हमने अंदर कर दिया और उसके बाद कहा कि जी करप्शन है, करप्शन कुछ प्रूव भी नहीं हो सकी, या तो करप्शन प्रूव हो जाती है और उसके बाद कोई ऐसे ठोस शवाहिद मिलते कि जी हमें फिर ये भी मसला ये भी था कि ये इस तरह की इन्वेस्टमेंट जो कि पाकिस्तान में पहले कभी आई नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रही थी। मसलन फॉर एग्जांपल जब ये इन्वेस्टमेंट आई थी तो इनके ये था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म क्या होना चाहिए। तो देखें जो बाहर से इन्वेस्टर आ रहा होता है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म उन्होंने ये कहा कि हमने पाकिस्तानी कोर्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं करना क्योंकि हमें नहीं पता कि आपकी हिस्ट्री क्या है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो हमारे पास जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल है उसके अंदर जाके हम ये करेंगे। तो फिर एक ये बहुत प्रेशर बन गया था कि हुकूमत की तरफ से अगर इसी तरह से ये इन पे प्रेशर रहा तो ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में चले जाएंगे और वहाँ से डिसीजन इनके हक़ में आ जाएंगे, तो फिर वो हमारी हुकूमत और तरीके से पाबंद होगी। तो फिर उन्होंने जो थोड़ा सा रिलैक्स करना शुरू किया और फिर मियाँ साहब की भी हुकूमत चले गई तो वो प्रेशर उनके ऊपर से हट गया। तो ये चीज़ें जो है ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल का भी मैं आपको बस एक हल्का सा साइड पे बताता हूँ कि अभी जो रेगोडेक वगैरह का भी हुआ था वो भी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल के अंदर ही गया था। अल्टीमेटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अपने कॉन्ट्रैक्ट को जो उन्होंने किया था उसको ऑनर नहीं करी, अपनी कमिटमेंट को ऑनर नहीं करी, तो वहाँ से वो जजमेंट लेकर आए।
तो ये चीज़ें जो हैं, इसमें इन्वेस्टर जो था वो ज़ाहिर बात है 2002 के अंदर उसका कॉन्फिडेंस शेक हुआ था, उसको पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आना चाह रहे थे, वो पाकिस्तान को एक रिस्की इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि जी अच्छा इसके पास बहुत सारे फिर रखे, हमें प्रॉफिट्स को एक्सपैट्रिएट करने की इजाज़त होगी कि नहीं होगी, हम इन्वेस्टमेंट आएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी कि नहीं होगी, कोर्ट्स का इसमें क्या रोल है, कोर्ट्स हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करेंगे कि नहीं करेंगी। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत कॉन्फिडेंस शेक हो गया था। बिल्कुल ठीक है, हम वापस आकर जानेंगे कि जाहिर है जो आज से 3-4 साल पहले जो मुआहदे हुए आज हम उनको भुगत रहे हैं, लेकिन क्या उस दौर में सिर्फ किकबैक्स वजह बनी या हम जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो पाकिस्तान से इतना शेक हो चुका है कि पाकिस्तान को फ़िलहाल जब तक कम से कम 3-4 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर कर नहीं लेता अच्छी डील मिल ही नहीं सकती। सो क्या असल बात है, इस पर हम आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी इकॉनमी पर, पाकिस्तान के बिजली क्राइसिस के ऊपर। अच्छा अता अली मलिक साहब, आपने ना बड़ा तफसीली बताया कि तारीख़ी तौर पर हुआ क्या। अब आते हैं 2013, 14, 15 जिस वक्त भी ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए जिसको हम आज रीनिगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अगेन लोग कहते हैं, हम ज़ाहिर है कुछ पे वसूख से तो बात नहीं कर सकते कि किकबैक्स होंगे, लेकिन ये जो हमें इतनी बुरी डील्स मिली हैं ये क्या सिर्फ करप्शन का नतीजा है या वही बात कि हमारा कॉन्फिडेंस इतना शेक कर चुका है इंटरनेशनल इन्वेस्टर का कि हमें अच्छी वो कोई डील क्यों देंगे? अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान का जो मसला है ना वो करप्शन नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंस है। आपका स्टेट स्ट्रक्चर एक्सट्रीमली इनकॉम्पिटेंट है। मतलब उसकी मिसाल ये है बेसिकली कि इंपोर्टेड कोल के प्लांट लगे और वो साहिवाल में लगे। ठीक है, ये मतलब एक हाइट है इनकॉम्पिटेंस की। अभी पीछे ये नीलम जेलम के ऊपर एक इशू चल रहा है, अगर लोगों को याद हो तो 2013-14 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के बीच में ये 12-13 में यही मसला पड़ गया था और प्रोजेक्ट उस वक्त स्टॉल हो गया था क्योंकि आई थिंक उस वक्त राजा परवेज़ अशरफ साहब वज़ीर तवानाई थे और बाबर अवान साहब वज़ीर कानून थे, और ये बेसिकली कोई वहाँ पे टेक्निकल इशूज़ की वजह से कंपनी टैरिफ रीनिगोशिएट करना चाहती थी। उसका ख्याल था कि यहाँ कुछ इशूज़ एग्जिस्ट करते हैं और वो बाबर अवान साहब उसको स्टॉल करके बैठे हुए थे और उसी में गवर्नमेंट चेंज होगी और अगली गवर्नमेंट आई, उसने कहा नहीं सब कुछ जल्दी जल्दी होना चाहिए। वो जल्दी होने की वजह से अब दोबारा उसका नतीजा ये निकला है कि मामला वहीं पे दोबारा फंस गया है आके, और अब वो प्लांट 1 साल से आई थिंक इस वजह से ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि उसकी टनल के अंदर कोई इश्यूज़ हैं और वहाँ वो प्रेशर नहीं बन रहा है। सो ये भी एक मतलब आइडियल केस है इनकॉम्पिटेंस का। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमें ना ये वाला जो इशू है ना फ्रैंकली कि हमें कॉन्ट्रैक्ट अच्छे नहीं मिले, हमें कॉन्ट्रैक्ट अच्छे मिले हैं, उसकी मैं आपको बड़ी बेसिक सी वजह बताता हूँ। आई वर्क इन पावर सेक्टर, आई हैव क्लाइंटेल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक, इस वक्त अगर कार्लाइल जैसा ग्रुप किसी पावर प्रोजेक्ट में ईस्टर्न यूरोप में जो एक इस्टेब्लिश्ड जगह है, मतलब पोलैंड, हंगरी, जॉर्जिया एट्सेट्रा सेकंड वर्ल्ड है इफ़ेक्टिवली, सम ऑफ इट इज़ बॉर्डरिंग फर्स्ट वर्ल्ड, जब वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो वो 10 से 12% रिटर्न मांगता है। ठीक है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक इन्वेस्टर पाकिस्तान में आएगा और वो 16-17% से कम रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर काम करने को तैयार हो जाएगा? ठीक है, सो पहली चीज़ तो ये है कि हमें जो ये वाली परसेप्शन दी गई है ना कि जी हमारे साथ पता नहीं मारे गए लुटे गए, होना यही है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जाके ये बात, अगर आपको याद हो आपके साथ कभी वो एक दूसरा आपका शो है उस पर एक दफ़ा हमारी बात हुई थी यार, हमारे पावर सेक्टर में एक बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ ये है और उसकी बेसिक वजह वही है कि हम डिसकंटिन्यू हो गए थे 97 में, फिर हम 2009-10 तक हमने सवाए गाजी बरोथा के जो 94 में शुरू हुआ था एक भी मेगावाट सिस्टम में नहीं आया था। सो 12-13 साल का वो लैग था। अच्छा, वो 12-13 साल के लैग के बाद हुआ ये कि ज़ाहिर सी बात है इस ज़रूरत तो बढ़ती जाती है, तो एकदम आपको जल्दी में बहुत कुछ करना पड़ा तो आपका डेट कंपोनेंट बढ़ गया। उस पर हमने ये कहा था कि जब आपने ये हरकत करनी शुरू की थी तो आपको जो 10 साल की डेट है उसकी जगह बेसिकली आपको पावर प्लांट की लाइफ का डेट रेज करना चाहिए, क्योंकि उसकी बड़ी सीधी सी वजह है, अगर आपने घर के लिए 2 करोड़ रुपया कर्ज़ा लिया है और वो कर्ज़ा आपने 5 साल में वापस करना है वर्सेस आपने 20 साल में वापस करना है, आपकी महीने की किस्त सिग्निफिकेंटली नीचे चली जाएगी। ऑफ कोर्स आपने उसको ज़्यादा देर तक देना है, बट हमने क्योंकि गलती कर दी थी, मतलब जो
पॉलिसी बनाने वाले थे उनका ख्याल ये था कि हर साल 2 साल के बाद नई कैपेसिटी ऐड होती जाएगी, तो 10वें साल में पहले साल का डेट रिटायर हो जाएगा और उसकी जगह जो नई इंस्टॉलेशन है उसका डेट ऐड हो जाएगा, तो 10वें साल में हमारा टैरिफ एक्चुअली लेवल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमने ये काम किए नहीं, क्योंकि हमने बेसिकली 97 वो हमारे यहाँ वो जो जज्बात में आके, मतलब एक तो हमारे ख्याल में हम दुनिया में यूनिक हैं, जो मसले भी हमारे साथ होते हैं वो भी सिर्फ हम ही हैं, और जो दुनिया है वो सारी की सारी इस चक्कर में पड़ी हुई है कि पाकिस्तान की जड़ें काट दे, और वो हालांकि वो पाकिस्तानी खुद बिल्कुल मियाँ साहब ने आके सारी पॉलिसी धर्म भरम कर दी, तो वो 12-13 साल रही, वो एक्चुअली वो 12-13 साल रही, मतलब उसका बड़ा सीरियस नुकसान हुए। और उसके दूसरा एक और नुकसान जो आपके पावर सेक्टर आज भी फेस कर रहा है वो ये हुआ कि आपके यहाँ क्योंकि बेसिकली फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर चला गया था, तो आपके यहाँ जो लेट 2000 में पावर प्लांट लगे हैं इसमें 300 मेगावाट से बड़ा कोई प्लांट नहीं है, विच इज़ वन फ्यूल इनएफिशिएंट, सो आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गई। दूसरा वैसे प्लांट इनएफिशिएंट हैं, ठीक है, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, पहले आप 900, 1000, 1250 मेगावाट के प्लांट्स की बात कर रहे थे, अब 300 मेगावाट के प्लांट आ गए हैं। ठीक है, सो उस वजह से आपके ऊपर बहुत सीरियस स्ट्रेन आने शुरू हो गए थे। अच्छा, एक तो ये बात ज़हन से निकाल दें कि जी आपको डील अच्छी नहीं मिल रही, आपको जो डील मिल रही है मार्केट के हिसाब से ये एक अच्छी डील है। आपने बेवकूफ़ी क्या की, मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो गालिबन साहिवाल था या हाँ आई थिंक साहिवाल ही था, और साहिवाल में या हार्बिन का एक था, मुझे याद नहीं, दोनों में से कोई एक प्लांट था, और वो नेपरा के पास गए और उन्होंने कहा कि जी हमारा बैंक हमें 12 साल का डेट करने के लिए कह रहा है, तो आप हमारा टैरिफ 12 साल के हिसाब से एडजस्ट कर दें। मैंने कहा नहीं, हमारी पॉलिसी हम 10 साल से ऊपर जाएंगी। एंड कम टू थिंक ऑफ इट, कितना इनकॉम्पिटेंट आदमी, कितना इनकॉम्पिटेंट स्ट्रक्चर बैठा होगा वहाँ पे, जिसको बेसिकली ये बताया जा रहा है कि यार इमीडिएटली आपको आधा सेंट, 1.5 सेंट, पता नहीं कितना, कैलकुलेशन हम बाद में कर लेंगे, यूनिट के पीछे शुरू में कम देना पड़ेगा। जो आपके पास ये मामला लेके आ रहा है वो आपके पास खुद आ रहा है कि यार हमें मिल ही 12 का रहा है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी आप हमारा टैरिफ एडजस्ट कर दें, इसको 12 के ऊपर नहीं, हमारा प्रोसेस ही ये है। ठीक है, सो अब हमारा प्रोसेस ही ये है कि अंदर हमने जो कुछ किया, और फिर सीधी सी बात है यहाँ पर किसी ने फिर ये वाली थिंकिंग भी नहीं की कि अच्छा जी हम 10 साल की डेट टर्म्स पे क्यों जा रहे हैं, हम इसको 15, 20, 25, 30 पे क्यों नहीं जाते, क्योंकि प्लांट की लाइफ तो नॉर्मली 25 से 30 साल है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट तो मोस्टली 25 से 30 साल के हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में जितने पावर प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब डेवलप्ड वर्ल्ड क्या, इवन डेवलपिंग वर्ल्ड में जितने पावर, मतलब इवन इंडिया के अंदर इस वक्त जितने पावर प्लांट आ रहे हैं, ये रिलायंस वगैरह जितना भी पावर जनरेशन वगैरह कर रहे हैं, 90% प्लस इज़ डेट। इन सम केसेस, मतलब यूरोप वगैरह में तो 100% डेट फाइनेंस प्लांट है। एक डेवलपमेंट कैपिटल पुट इन किया गया है, बट 99-100% बॉन्ड इशू होता है, उसके इन्फ्लो आते हैं बॉन्ड होल्डर्स को, बिल्कुल ठीक है, कर दिए जाते हैं। अच्छा फ़हद, आपके ख़्याल में जो इस वक्त ये रीनिगोशिएशन हो रही है, और मुझे यकीन है कि ज़ाहिर है ये कामयाबी हो जाएगी, उसकी वजह ये है कि अगर रियासत जाकर कह दे कि जी हमारे पास तो नहीं है, तो वो लड़ तो नहीं सकते, मतलब जंग तो नहीं हो सकती इस पर, तो वो ज़ाहिर है वो फिर रीनिगोशिएट तो हो ही जाएंगे। फिर ये उसके बाद हवाई मुक्के लहराते हुए वापस आएंगे कि आवाम की खुशहाली के लिए हमने ये कर दी है। लेकिन आपके ख़्याल में ये ठीक काम होगा? इसके बाद मज़ीद शेक हो जाएगा इंटरनेशनल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस? इसके बाद मतलब ज़ाहिर है अभी तो हम सरप्लस में हैं, हम तकरीबन 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो अभी हमारी मौजूदा जो नीड है वो 33,000 है, लेकिन आज से 7-8 साल के बाद आबादी ने बढ़ना है, हमारी जो लाइफस्टाइल बदलना है और बिजली की ज़रूरत होगी, तो फिर हम क्या करेंगे? नहीं, ये मेरे ख्याल में इन्वेस्टर के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा, और हमारे पास देखिए जो ये नहीं है कि लोग तैयार बैठे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत कोई क्लाइमेट ऐसी बनाए, इन्वायरमेंट ऐसी बनाए जिसमें इन्वेस्टमेंट वो लेकर आ सकें। यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है हमारे पास, बल्कि हम हम सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास मुस्तकबिल करीब के अंदर, बल्कि थोड़ा सा और भी उससे आगे शॉर्ट टू मीडियम रन के अंदर जहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकती है वो 2-4 ममालिक की हैं। वो एक मिडल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ हो गए जिनका नाम लिया जाता है, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, और या फिर वो चाइना हो गया।
तो अगर हम चाइनीज़ के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट करेंगे तो वो शायद दोबारा इन्वेस्ट करते हुए सोचेंगे, और अभी भी वो सोच रहे हैं क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है पिछले 10-12 सालों में वो कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अब मसला हमारे साथ यही है कि हम अपनी पिछली मिस्टेक से, पिछली गलतियों से सीखते नहीं है ना। तो हमारे पास अब 2014 के अंदर जो पावर पॉलिसी आई वो बिल्कुल वैसी की वैसी आ गई जो कि 94 के अंदर था, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। जिस तरह अभी मलिक साहब ने बताया कि जी वो उन्होंने कहा नहीं 10 साल हमने 12 साल का नहीं करना, 10 साल हमारी पॉलिसी है तो हमने 10 साल ही करना है। यही चीज़ें उन्होंने 94 के अंदर इंट्रोड्यूस कराई थी और इसी के ऊपर मियाँ साहब ने बहुत शोर मचाया था। तो अल्टीमेटली मियाँ साहब ने आके वही काम किया जिसके ऊपर वो शोर मचाते रहे। लेकिन ये उसके अलावा जो इनकॉम्पिटेंस है कि मतलब साहिवाल का आप इंपोर्टेड कोल से आपने प्लांट्स बनाए, 94 के अंदर आपने ये किया इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल के ऊपर प्लांट बनाया था। होमवर्क किस किस्म की करने की ज़रूरत थी, यानी कि जब 94 का एक्सपीरियंस हो चुका था और बहुत सारी जो अब हमें मसले मसाइल का सामना है वो हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर और हुकूमत के अपने जो PMLN को ये इस पर लीड लेनी चाहिए थी कि कोई इस तरह का एनालिसिस होता कि वो ये देखे कि अच्छा पाकिस्तान की करेंसी ने सारी उम्र तो 150 रुपये पर डॉलर पे नहीं रहना ना, इसके अंदर अगर स्लाइड करता है, कुछ भी इकोनॉमिक शॉक आ जाता है, कुछ भी प्लानिंग इसी तरह से होती है, कोई नेगेटिव एक्सटर्नल शॉक आ जाए, सैलाब आ जाए, खुदा न खासा कोई और चीज़ आ जाए जिसकी वजह से इकॉनमी में प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगर इकॉनमी में और करेंसी जो है वो स्लाइड करती है तो फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्यूल की प्राइस बढ़ जाती है तो हमारे पास क्या कॉन्ट्रैक्ट पड़ता है। अब फ्यूल की प्राइस तो एक अलग फैक्टर है। अब आपको ये करते हैं कि कराची पे आप फ्यूल को अनलोड करते हैं, उसके बाद कराची से लेकर साहिवाल तक आप तकरीबन 1000 किलोमीटर उसको ट्रांसफ़र करते हैं, और ये आपको हर काम बहुत फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है क्योंकि कोल आप सारा का सारा कोल जो है उसके साल का 6 महीने की सप्लाई एक वक्त में तो नहीं कर सकते, तो मुसलसल आप उसको, और उस पावर प्लांट के इर्द गिर्द कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, उस पावर प्लांट के ऊपर कोई इंडस्ट्री भी नहीं। अच्छा, ये प्लानिंग के लिहाज से जो है ना, ये एक और भी इसके अंदर इनकॉम्पिटेंस है कि पाकिस्तान का जो ग्रिड है वो इस तरह से नहीं कि अगर आपने साहिवाल के अंदर पावर प्लांट लगा दिया तो वो बिजली जो है वो साहिवाल के आसपास के इलाकों को प्रोवाइड करा होगा। पाकिस्तान का ग्रिड इस तरह के पावर प्लांट जहाँ मर्जी लगा दो, वो ग्रिड के अंदर बिजली आप उसको डाल देते हैं, उसके बाद वो ट्रांसमिट कहीं पे भी हो सकती है। तो हक्को की जो प्लांट है वो मुल्तान को भी बिजली सप्लाई कर सकता है, इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो बलूचिस्तान के इलाकों को या कराची को बिजली सप्लाई कर रहा हो। तो आपने ट्रांसमिशन लाइंस कैसे नहीं, तो आपका सिस्टम इस तरह से है। तो सबसे फैसला करने वाला ये था कि जी आपने अगर इंपोर्टेड कोल के ऊपर प्लांट लगाना है तो जहाँ पे कोल को आप ऑफलोड कर रहे हैं, चाहे वो कराची है चाहे वो गवादर है, आप वहीं पे प्लांट लगा के ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर इन्वेस्ट करके आप उसको ट्रांसमिट करते, वो शायद आपको चीपर भी पड़ता। लेकिन उस तरह के भी हमें, अच्छा अगर आप ये कहें कि नहीं जी वो साहिवाल में लगाना बेहतर था, तो कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए ना, जिसके ऊपर हम कह सकें कि 10 साल बाद कोई रिपोर्ट पड़ी हो जिसको हम पढ़ के ये कह सकें कि हाँ यार हुकूमत ने अगर साहिवाल में लाने का प्लान किया था तो इसकी वजूहत ये थी, ठीक है, उस वक्त ये लग रही थी, लेकिन वो भी हमें कोई इस किस्म की कोई नज़र नहीं आती। तो ये हमारे पास जो प्लानिंग का और वो जो और उसको प्रॉपरली सोचने का कि, और ये कोई ऐसी, जिस तरह हम कह रहे हैं कि जी अच्छा करेंसी अगर स्लाइड कर जाती है, रुपये अगर स्लाइड करता है डॉलर के मुकाबले में, वो उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो इसका इम्पैक्ट आता है, एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आता है। दूसरी बात ये कि आपके पास यहाँ पे अगर इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो उसका आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर क्या होगा। ये सारी चीज़ें एक अच्छी प्लानिंग का नतीजा होने चाहिए। और दूसरी फिर मैं बात के देखें, डेट तो आ गया, ये डेट क्या लार्जली डेट फ्यूल इन्वेस्टमेंट ही होती है। इसी तरह से इक्विटी का पोर्शन जो है वो इसके अंदर कम ही होता है, मैक्सिमम 20%, 30% से ज़्यादा ये नहीं जाता, 20% इज़ यूजुअल एवरेज। अच्छा 20 पर अब मसला है कि जो भी आपने डेट वापस करना है वो आपने रुपये में तो नहीं वापस करना ना, आपने डॉलर्स में वापस करना है, और उसने इक्विटी के ऊपर भी जो रिटर्न लेना है उसने वो भी एक्सपैट्रिएट जो करना है वो उसने डॉलर्स के अंदर करना है। तो आपके पास एक दूसरा प्लान ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक इनफ्लो होना चाहिए डॉलर्स का जो कि इन दोनों खर्चों को ऑफसेट कर सके। वो कोई इंडस्ट्री लगेगी तो होगा ना, और वो इंडस्ट्री नहीं लगती क्योंकि कहते हैं जी रेड टेपिज्म बहुत है। वो रेड टेपिज्म को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक और ब्यूरोक्रेसी बना दी है। अब उसमें हम नहीं जाते क्योंकि फिर आपको पता है वो दहशतगर्द का आजकल लेबल लगता है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ। अच्छा मैं समझ गया किस ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, सो अभी फ़ाहद ने बात की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। सो हम जो है अब 45,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी है, लेकिन हम 26,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते। अच्छा एक चीज़ अगर मैं आप मुझे इजाज़त दें, ये 4500 वाली जो है ना, ये भी एक्चुअली एक मतलब वो जिसको कहते हैं ना इंडस्ट्री को ना समझने की वजह से ऐसे है। उसकी बेसिक वजह ये है कि 4500 मेगावाट आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़रूर है,
ठीक है, बट 4500 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में आपका को 1200-1400 मेगा, बल्कि शायद इससे थोड़ा ज़्यादा ही हाइडल है, जो कि सर्दियों जो सर्दियों में इस्तेमाल नहीं होता। तो सर्दियों के लिए आपको एक अलग चीज़ चाहिए। सिमिलरली जो आपके अगर कुछ सोलर जनरेशन है, को 200-300 मेगावाट, 350 मेगावाट की, तो वो भी बेसिकली ईयर राउंड आपकी नहीं चलती है। फिर दूसरा, इवन आपका विंड जो है, विंड पैटर्न्स की वजह से वहाँ जनरेशन भी एग्जैक्टली वैसे नहीं होती है। सो आपको प्राइमरली मतलब ये नहीं होता कि अगर आपकी वो मतलब स्विच ऑन ऑफ है कि जी आपको 3200 चाहिए तो 3200 ही होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होगा। मतलब आपकी और हमारे केस में तो एक बड़ी बेसिक चीज़ जो समझने की है वो ये भी है कि यार हम एक बहुत ही एक्सट्रीम वेरिएंस वाले इन्वायरमेंट में हैं। मतलब हमारे यहाँ अगर आप देखें, हमारे मुल्क का जो बल्क हिस्सा है, स्पेशली हमारे मुल्क का जो ज़्यादा आबादी वाला हिस्सा है, क्योंकि आबादी से डायरेक्टली लिंक होती है कंजम्पशन, वहाँ गर्मियों में जो बिजली का इस्तेमाल है वो अगर 100 होता है तो सर्दियों में वो 30-32 के आसपास आ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक और इशू ये भी है कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो है वो ओवरऑल मिक्स का रिलेटिवली उतना बड़ा हिस्सा नहीं है जितना नॉर्मल वो गैस पे भी चल रहे हैं और थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के अंदर और सेकंड वर्ल्ड और फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के अंदर होता है। सो हमारे केस में मतलब ये वेरिएंस को भी आपने कैटर करना है। तो 4500 या 4400 मेगावाट का मतलब ये नहीं है कि वो 4400 मेगावाट हर वक्त आपको अवेलेबल होगी। आपको प्राइमरली उसका डिपेंडिंग ऑन सीज़न कौन सा प्लांट चल रहा है उसके हिसाब से अवेलेबिलिटी होती है। पहली चीज़ तो ये आगे। अच्छा, दूसरी चीज़ वो जो आपने बात की है कि डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है, लेकिन उससे भी आगे का एक इशू और भी है। उससे आगे का इशू ये है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप उसको भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए बोलो जनाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। ब्रेक पर जाने से पहले अली मलिक बता रहे थे कि हम जो ये बार बार सुनते हैं कि हमारी बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी 26,000 मेगावाट है, ये भी नहीं है या ये भी फुली इस्तेमाल नहीं हो रही। कैसे? उसकी वजह ये है कि जनाब आपको खुद आपकी डिस्कोस की पॉलिसी है कि वो इलाका जो बिजली को इस्तेमाल बिल पे नहीं करेगा वहाँ हम बिजली कम दिया करेंगे। ठीक है, ये आपकी स्टेटेड पॉलिसी है। बजाय इसके कि आप बेसिकली इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं, ये चीज़ इंश्योर करें कि लाइन लॉसेस मिनिमाइज़ हों, थेफ्ट मिनिमाइज़ हो, स्टेट ने हाथ खड़े कर दिए और उसका तरीका ही निकाल लिया। अच्छा यार, एक इलाका है वहाँ 1000 लोग रहते हैं, उसमें से 80 बिल नहीं देते, तो 1000 की बिजली 8 घंटे के लिए बंद। ठीक है, अब इससे नुकसान ये हो रहा है, इससे नुकसान क्या हो रहे हैं, इससे मल्टीपल लेवल पे नुकसान हो रहे हैं। इससे पहला नुकसान ये हो रहा है कि क्योंकि आपकी डिमांड कम हो रही है, आप सप्लाई नहीं कर रहे, तो इसकी वजह से आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स का पोर्शन है कंपेयर टू जो आप जनरेट कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, एक ये मसला आ रहा है। दूसरा सीधी सी बात है इसकी, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर लॉस है। मतलब एवरी किलोवाट आवर प्रोड्यूस्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स हमारे जैसे इनैमिक पेस पे भी किसी न कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है। अब आप वो भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टेट ने हिसाब किताब लगा लिया, वो डबल सवारी पे पाबंदी है। ठीक है, सो एक तो मतलब ये चीज़ है कि हम उसको इस्तेमाल जो हमारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन इस वक्त एग्जिस्ट करती है हम उसको भी पूरा इस्तेमाल। दूसरा एक और चीज़ इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है, और इंटरेस्टिंग समझने वाली ये है कि आप सारे डिस्कोज उठा के देखें, इनके सबसे बड़े डिफ़ॉल्टर सरकारी महकमे होंगे। ठीक है, एक सरकार ने सरकार को पैसे देने हैं। ठीक है, फिर उन डिस्कोज की वजह से क्योंकि सरकार आगे सुई सदन को, PPL को, OGDC को, PSO को पैसे नहीं दे सकी, तो सरकार ने सरकार के पैसे रोके हुए हैं और सरकार ने फिर सरकार के पैसे रोके हुए हैं। और बात यहाँ ख़त्म नहीं होती कि जिन इदारों के हम नाम ले रहे हैं, इन सारों की अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो इस पर इतना रिसीवेबल खड़ा हुआ है जो उनको सरकार ने देना है। जिस वक्त वो रिसीवेबल सरकार को देगा, मोस्ट लाइकली का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को जाएगा, जिसमें भी सबसे बड़ा एंटिटी फिर सरकार है। तो आपका जो 4.1 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट इस वक्त खड़ा है, या शायद उससे ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है, वो अगर कोई थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करे तो ये जो सरकार ने सरकार के पैसे देने हैं, ये आधे से भी कम रह जाता है। ये एक्चुअली एक और मतलब जिसको कहते हैं ना, मतलब इट इज़ एन इनकॉम्पिटेंस इन योर फेस। ये आपने ना सिर्फ बहुत निशानदही की है एक बारीक बात की, बल्कि ये आपने थोड़ा सा सोल्यूशन भी दिया कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है।
सो एक तो चीज़ ये है, मतलब दूसरा आपने भी बात की थी थोड़ी देर पहले कि जी आपने बिजली पैदा कर दी और आपने डॉलरों में पेमेंट करनी। यार जब आप बिजली के प्रोजेक्ट लगा रहे थे तो इसका मतलब ये था आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना चाह रहे हैं। उस वक्त आपकी ये पॉलिसी मेकिंग कहाँ थी कि हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपोर्ट भी बढ़ा दी। आपने तो डॉलर पैक किया हुआ था उस वक्त, आपकी तो इज़्ज़त ज़िंदगी मौत का मसला था कि डॉलर अगर 100 से ऊपर चला गया तो आपकी नाक कट जाएगी। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। हमने ज़बरदस्ती रोक के रखा, उस सारे टाइम पे जब हम एक तरफ ये बिजली की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे, बड़े मैसिव स्केल के ऊपर पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे, LNG की डील्स कर रहे थे, जो एक्चुअली सब ज़रूरत थी मुल्क को। ठीक है, आप मतलब जिस तरह हमको बात कर रहे हैं कुछ पावर प्रोजेक्ट्स की वायबिलिटी के ऊपर आप डाउट कर सकते हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को उस वक्त बड़ा रैपिडली अपनी पावर जनरेशन बढ़ाने की ज़रूरत थी। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरी साइड थी जहाँ पे आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी थी, उसके लिए आपके पास कोई पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और इन ऑल फेयरनेस वो पॉलिसी आपके पास आज भी एग्जिस्ट नहीं करती है। बिल्कुल। और वो जो तब रोक के रखे हुए थे डॉलर को, वो अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं। जी जी। सो अली मलिक ने तो शो के एंड पे मेरे ख्याल में 2 बड़े अच्छे सोल्यूशन दिए हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि अगर सरकार अपनी किताबें ही देख ले, अपनी बुक्स देख ले, तो काफ़ी रूम मिल सकता है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जिस वक्त ये सब हो रहा था तो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या थी और जिनकी वजह से वो हमारी सारी एक्सपोर्ट्स हैम्पर हुई, अब वो फिर मुक़्तदरा का हिस्सा हैं। तो आपके ख्याल में इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमी प्लस एनर्जी। इकोनॉमी देखिए करने के लिए तो यही करना होगा ना कि हमें बैठ के कुछ प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। जिस तरह हमने एक और शो में भी आपके जो ज़ाती पॉडकास्ट के ऊपर हमने शो किया था कि 1990 के अंदर जब हिंदुस्तान ने फैसला किया कि उसने इकोनॉमी को खोलना है और रिफॉर्म्स करने हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर बहुत होमवर्क किया, सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए कि देखा कि इसके अंदर किन सेक्टर्स के अंदर मैन पावर अवेलेबल है, किस तरह से है, कि उसकी क्वालिटी क्या है। मैन पावर तो नहीं, ह्यूमन रिसोर्स कहना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कितना पढ़े लिखे लोग हैं, कितने हाईली एजुकेटेड हैं वो। तो कुछ ना कुछ उन्होंने होमवर्क किया। ये हम नहीं कह सकते कि हर चीज़ परफेक्ट कर ली, लेकिन कुछ ना कुछ होमवर्क करने की कोशिश की और कहा कि जी अच्छा इस सेक्टर को खोलते हैं, यहाँ पे हमने जॉइंट वेंचर्स को अगर इंट्रोड्यूस करना है या अलाउ करने हैं तो जॉइंट वेंचर्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा। फिर ये कि जॉइंट वेंचर जब आएगा तो ये चीज़ें जो कमोडिटी प्रोडक्शन होगी मैन्युफैक्चरिंग के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, तो इसमें ये एक्सपोर्टेबल सरप्लस प्रोड्यूस कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, यानी कि ऐसा इतनी कमोडिटीज़ इस क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस कर सकेंगे कि जिसमें से कुछ को एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, लोकल मार्केट के अंदर भी बेचें, लेकिन इसको एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोचना है। तो इसके ऊपर ये जब तक हम होमवर्क नहीं करेंगे इस तरह से, तो हमारे लिए जो हमारा जो करंट लॉक जैम जिसमें हमारी इकॉनमी बिल्कुल फंसी हुई है ना, उससे निकलना हमारे लिए मुश्किल होगा। और उससे निकलने से पहले हमें एक और बहुत ही मुश्किल किस्म के दौर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन वो प्लानिंग करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 2014-15 के अंदर क्या हुआ कि देखिए, आप पावर प्लांट्स की आपने ये सब कुछ पॉलिसी बनाई, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपने बनाई ना, उस वक्त आपने कहा कि गाड़ियों के बाहर वाले प्लांट्स आएंगे, वो आके यहाँ पे गाड़ियाँ बना के हम ही बेचेंगे। बिल्कुल ठीक है। हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये 5-6 साल बहुत मुश्किल हैं, और अगर हमारी दुरुस्त सिमत ना हुई तो फिर इससे अगले 5-6 साल इससे भी ज़्यादा मुश्किल है। सो सिमत जब दुरुस्त होगी तो अखबार में भी आ जाएगा, हम भी बता देंगे, बल्कि सबको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। फ़िलहाल ऐसा नहीं है और रीस्ट्रक्चरिंग आंसर भी नहीं है। मैंने इस शो में बहुत कुछ सीखा, होपफुली आपको भी कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, कल दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।